इसको हम लोग कहते हैं साउंड वेव। तो आप यदि साउंड को समझना चाहते हैं तो साउंड वेव को भी समझना पड़ेगा, और उससे पहले थोड़ा सा हमें ये वेव होता क्या है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। वेव मोशन, हम लोग साउंड टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो साउंड को कहते हैं साउंड वेव। और साउंड वेव में ये जो वेव टर्म है वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना होगा, इसे कहते हैं वेव मोशन। अब ये वेव मोशन क्या है, मैं पहले इसकी बात करूंगा। वेव मोशन यदि समझ गए तो फिर उसके टाइप की मैं बात करूंगा थोड़ा बहुत, और यदि उसे भी समझ गए तो फिर वापस आ जाएंगे साउंड पे। अभी सादे पेज पे आइए, हेडिंग दीजिए साउंड, उसके नीचे हेडिंग में दूसरा टर्म लिखिए साउंड वेव, और उसके बाद आप डिफाइन करिए वेव मोशन। सर ये वेव मोशन का क्या मतलब? द मोशन इन विच energy is transferred from one point to any other point in space or medium without transferring mass in bulk from one point to other। वेव मोशन में हम एनर्जी भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मास को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजते। सर इसका मतलब बताओ। तो ध्यान से सोचो, यदि हम लोग बॉल लेके एक गेम खेलते हैं पिट्टो, जिसमें बच्चे एक के ऊपर एक डिस्क जैसा टुकड़ा इकट्ठा करते हैं और बॉल से उसे हिट करते हैं। यदि वो डिस्क एक के ऊपर एक रखा हुआ बिखर गया, उसके बाद बच्चे भागते हैं और फिर एक दूसरे बच्चे को, फिर तीसरे बच्चे को वो मारते रहते हैं। ऐसा कोई गेम है। तो आप यदि एनर्जी देना चाहते हो उस डिस्क को तो बॉल लेकर के फेंकते हो। आपने मास को जाते देखा एनर्जी लेकर के, और वो टकराता है डिस्क से, डिस्क बिखर गया। या बॉल से आप अपने किसी दोस्त को हिट करते हो प्यार से, तो वो बॉल गया तो एनर्जी लेके गया जो आपने दिया। तो मूवमेंट किसका हुआ? बॉल का, एक मास का, एक जगह से दूसरे जगह। और वो जो गया, वो आपने जो दिया उस बॉल को काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी लेके गया एक जगह से दूसरे जगह। तो मोशन हम पहले भी जानते थे, ऐसा मोशन होता था जिसमें ब्लॉक खुद, मास खुद मूव करता था, एक जगह से दूसरे जगह जाता था और एनर्जी अपने साथ लेते जाता था। अब आज एक ऐसे मोशन की मैं बात कर रहा हूं जिस मोशन में मास जो है बल्क में मूव नहीं करेगा, मीडियम का, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। कैसे? तो ध्यान से सुनो। मान लो आप कहीं एक
एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका देखते हो कि एक के बाद एक अगल बगल ऐसे बचपन में खेलते हुए आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, या आप ही ने कभी किया हो मे बी, ऐसे अगल बगल ब्लॉक रख देते हैं, कभी कभी ईंट रख देते हैं, और क्या करते हैं, किसी एक ब्लॉक को पुश करते हैं। यदि एक को पुश करते हैं तो वो ब्लॉक क्या होता है, ऐसे गिरता है, और फिर उसके गिरने पर क्या होता है, ये दूसरा वाला ब्लॉक गिरना शुरू कर देता है, और दूसरे ब्लॉक फिर क्या करता है, वो तीसरे को जाके गिराता है, तीसरा क्या करता है, चौथे को गिराता है, चौथा क्या करता है, इसी तरह पांचवें को, और पांचवा क्या करता है, उसी तरह छठे को गिराता है। और ये इस तरह से फाइनली ये ब्लॉक आपको ऐसे गिरा दिखेगा। तो आपने क्या देखा, क्या इस ईंट ने इसे, इस पहले वाले ईंट ने क्या इसे हिट किया डायरेक्ट जाके आखिरी वाली ईंट को? नहीं, लेकिन एनर्जी तो गया ना पहले वाले ईंट से आखिरी वाले ईंट तक। तो यहाँ पर पहला ब्लॉक आखिरी वाले ईंट को नहीं जाकर के एनर्जी देता है, पहले ने अपने बगल वाले को दिया, उसने अपने बगल वाले को दिया, उसने अपने बगल वाले को दिया, ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी जाते जाते किसको मिल गई, आखिरी ईंट को मिल गई। पहले से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवें को, पांचवें से छठे को, छठे से सातवें को एनर्जी मिल गई। इसमें कोई एक नहीं गया, ये एक ईंट उठाया और मैंने पहले वाले ईंट को सातवें पे फेंक दिया, तो वो वेव मोशन वाला आइडिया नहीं है। वेव मोशन वाला आइडिया क्या है कि एनर्जी तो जाएगा 1 से 7 तक, लेकिन ये बल्क में 1 के पास जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं उड़ के गया 7 तक, उसका मूवमेंट नहीं हुआ, वो केवल अपने पोजीशन पे हल्का सा टिल्टेड हुआ। तो ऐसा मोशन, जिस मोशन में हम क्या देखें, एनर्जी ट्रांसफर्ड हुआ फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट in space or in medium without transferring mass in bulk from one point to other. ठीक ना? is called wave motion. आपको लगेगा कि सर ये वेव मोशन तो मैं तो अभी भी नहीं समझ पाया, तो मैं कहता हूं कि किसी तालाब के ऊपर पानी जहां रुका हुआ है, एक छोटा सा स्मॉल स्टोन dropped on water surface of lake. यदि स्मॉल स्टोन ड्रॉप किया है वाटर सरफेस पे, तो आपको क्या लगता है, क्या एक रिंग बनता देखते हो? और क्या वो रिंग एक ही जगह रहता है या बड़ा होता चला जाता है? अरे कभी गिराया है या नहीं पत्थर किसी पानी के सरफेस पे? यस सर। रिंग बनता दिखा है या वो भी नहीं? यस सर। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एनर्जी दिया पानी के सरफेस पे एक खास पॉइंट पे, और वहां से एनर्जी जा रही है चारों तरफ पानी के सरफेस पे, लेकिन पानी का मॉलिक्यूल नहीं उठ के चला गया कि जहां पत्थर गिरा वो पानी जो है भाग गया, वहां कोई पानी नहीं बचा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ डिस्टरबेंस हम देखते हैं जाते हुए एक जगह से दूसरे जगह। ये मूव कर रहा है, इज मूविंग ऑन वाटर सरफेस। It is
वेव मोशन। डिस्टरबेंस जो चारों डायरेक्शन में आप जाते देख रहे हो वाटर सरफेस पे, ये वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट वेव है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जहां पर कंकर या पत्थर गिरा, उसने अपने बगल वाले को एनर्जी दिया, फिर उसने अपने बगल वाले को एनर्जी दिया चारों डायरेक्शन में, फिर उसने अपने बगल वाले को एनर्जी दिया, और ये रिंग बड़ा होता चला जा रहा है। किसी मोमेंट पे जहां रिंग है, कंकर वाला एनर्जी वहां पहुंच चुका, इसको ये सिग्निफाई कर रहा है। और एक ही कंकर गिराओगे तो एक ही रिंग दिखेगा, और यदि कंटिन्यूअस कंकर गिराते रहो, पहला दूसरा तीसरा, तो कई रिंग एक साथ दिखेंगे प्रेजेंट वाटर सरफेस पे, क्योंकि वो सारी एनर्जी जा रही है दूर एक दूसरे से, और वो जो हर एक रिंग है वो मूव करता सब फील आएगा एक दूसरे के पीछे पीछे। जहां एनर्जी आपने दिया वहां से वो चारों तरफ फैलता चला गया। यदि आपने क्या किया, एक आदमी को देखा, एक धागे को उसने होल्ड किया हुआ है, और धागे का दूसरा सिरा इनफाइनाइट पे गया हुआ है, इनफाइनाइट पे है और वो फिक्स्ड है। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, और धागे के इस सिरे को ये जो मैन है, इसने क्या करना शुरू किया, ऑसिलेट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऑसिलेट करना शुरू किया। तो धागा क्या सीधा दिखेगा, या धागे पे ऐसा कुछ आगे बढ़ता दिखेगा? सर सीधा नहीं दिखेगा। जर्क यदि दें, कंटिन्यूअस धागे को शेक करें अप एंड डाउन, तो क्या सीधा धागा रहेगा, या ऐसा उस पे वेव जाते दिखेगा, डिस्टरबेंस ऐसे जाते दिखेगा? तो धागा सीधा तो नहीं रहेगा शेक करोगे तो यहाँ डिस्टरबेंस प्रोपगेट होगा, और इसे हम कहते हैं वेव हॉर्न स्ट्रीम। इसे क्या नाम देते हैं, ये जो डिस्टरबेंस जाता दिख रहा है, इसे नाम दे देते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग। सोचो, यहां कुछ तो गया आगे जो आंखों से आपने देखा जाते, दैट इज डिस्टरबेंस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपके हाथ के धागे का मॉलिक्यूल छूट के चला गया इनफाइनाइट। धागा तो वैसा का वैसा ही है, केवल वो ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और उस पर एनर्जी जाते दिख रहा है मुझे धागे के लॉन्ग लेफ्ट साइड से राइट साइड, डिस्टरबेंस जाते दिख रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड। तो इस मोशन के लिए हम नाम देंगे वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड, तने हुए धागे पे वेव। क्या कहेंगे, इट इज वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब ध्यान से सोचो कि जनरल जो स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ते थे, जहां आता था v इक्वल्स टू यू प्लस ए, क्या ये भी वो है? नहीं, उससे थोड़ा अलग है। इसीलिए इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कह के इसको वेव मोशन कह रहे हैं, क्योंकि जनरल प्लेन मोशन या जनरल स्ट्रेट लाइन मोशन में हम वो पार्टिकल को देखते थे एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ, और यहाँ पार्टिकल जो है अपने जगह के आसपास केवल थोड़ा अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ये अपना जगह छोड़ के चला गया 1 मीटर दूर 2 मीटर दूर, ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ एनर्जी सर कैसे जाती है? तो यही खासियत है वेव मोशन की, जिसमें
एक मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दिया, उसने अपने बगल वाले को एनर्जी दिया, उसने अपने बगल वाले को एनर्जी दिया, खुद नहीं गया बहुत दूर, वो केवल अपने बगल वाले को दे दिया ऑसिलेट करके। और इस तरह का जो मोशन होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेव मोशन। ये जो स्क्रीन पे लिखा है, क्या इसका चित्र आप लोगों ने बना लिया? सारी बातें नोट कर ली? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखिए, आपने ये जो अभी एग्जाम्पल बनाया धागे वाला मैन, ये जो है, ये जो पॉइंट जिसे मैन ने होल्ड किया है, ये है सोर्स, या ये आदमी है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। और ये जो धागा आप देख रहे थे सीधे बंधा हुआ था, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट इनफाइनाइट, और ये उसे क्या करता था? ऑसिलेट। तो धागे पे ऐसा कुछ बनते दिखा कि आप प्रैक्टिकली भी घर में देख सकते हो। तो हमने ये कहा कि ये इंसान इस ओ पॉइंट को पहले ऊपर ले गया, इसमें टाइम लगा T/4, फिर वापस लाता है T/4, फिर नीचे ले जाता है T/4, और फिर वापस लाता है T/4। तो हमने जो यहाँ टाइम देखा ना, ये ओ पॉइंट का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट ओ ऑफ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और अब ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर इसका कंप्लीट हो गया ना, ऊपर वापस फिर नीचे फिर वापस। तो ये जो टाइम पीरियड होता है एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड यदि कहीं वर्ड लिखा है तो टाइम पीरियड का क्या मतलब होगा? इट इज टाइम टेकन by a particle to complete its one oscillation। ये अप एंड डाउन मूवमेंट पूरे रास्ते पे एक चक्कर लगा के अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाए, से आप कहते हैं टाइम पीरियड। इट इज टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन। अच्छा, ध्यान से देखना, if time period is t equals to 0.5 second, 0.2 second, यदि ऐसा है कभी, तो बताइए then the particle complete in 0.2 second, then the particle
in 0.2 second complete one oscillation. Hence, the particle in 1 second complete 1 by 0.2. इसका मतलब 5 ऑसिलेशन। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में पर सेकेंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो 5 ऑसिलेशन ये कंप्लीट करता है पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 5, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आज एक टर्म तो मिला आपको टाइम पीरियड, और दूसरा टर्म नया मिला फ्रीक्वेंसी। इनमें रिलेशन क्या होता है ये अगले पेज पे मैं लिख रहा हूं, इसी आइडिया को देख के। क्या यहां तक आपने नोट कर लिया? Yes, sir. फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 by टाइम पीरियड। F इक्वल्स टू 1 by T। ये फॉर्मूला एक अभी अभी आया है, इन्हें कॉपी पे कहीं लिखकर याद रख सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 by टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनरल वे है। कभी कभी स्मॉल n से लिखते हैं, कभी कभी एक अल्फा बीटा थीटा का भाई होता है न्यू, उससे लिखते हैं, लेकिन अभी आप F ही लिखो। F इक्वल्स टू 1 by T। अब इस जगह मुझे ये बताइए, आदमी यदि एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशन करवाता है धागे का, तो इसका मतलब है कि धागे का कोई भी पार्टिकल जो होगा एक सेकेंड में 5 साइकिल कंप्लीट करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, एक सेकेंड में 5 बार। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेट करने का, ये धागे के वेव का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ये जो सोर्स जहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया ऑसिलेट करके, तो सोर्स की प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, वही उस वेव जो धागे पे डिस्टरबेंस है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि सोर्स चाहे तो एक सेकंड में 5 चक्कर के बदले हाथ को थोड़ा तेजी से शेक करेगा, एक सेकंड में 10 चक्कर लगवा सकता है, एक सेकंड में 12 चक्कर लगवा सकता है। और जितना तेजी से ये हाथ को शेक करेगा, उतने ही तेजी से धागे के लूप को आप देखोगे, सारे पार्टिकल को देखोगे, वो अपना पोजीशन बदल रहे होंगे और वो ऑसिलेट कर रहे होंगे। वही फ्रीक्वेंसी होगा सबका, धागे के ऊपर के हर एक मॉलिक्यूल का। तो ये जो हमने अभी देखा, frequency of wave depends on source, do not depends on
मीडियम। ये एक आइडिया स्टार मार्क देके नोट करो। सोर्स जितने तेजी से ऑसिलेट करेगा धागे को, उतने ही तेजी से धागे के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेंगे। ये सोर्स की इच्छा है। धागा लोहे का है कि धागा इलास्टिक का है कि धागा कॉपर का है, इस बात पे निर्भर नहीं करेगा। जितना तेजी से मेंस्ट्रुएट करेगा धागा, उतने ही तेजी से ये ऑसिलेट करेगा। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड कैसे पता चला? 1/10 पीरियड। अच्छा देखना, यहां डिस्टरबेंस जो है वो तो डिस्टरबेंस मूव भी करता है। तो अगले पेज पे फिर से मैं उसी इंसान को देखता हूं, हाथ में धागा, और वो सेक करता है, तो धागे पे ये हम देख रहे हैं डिस्टरबेंस को जाते। तो डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा तो उसका तो कुछ स्पीड भी होगा ना, इसे हम कह देते हैं वेव वेलोसिटी। और आप अभी क्या देख रहे हैं? डिस्टरबेंस को आगे जाते, जिस स्पीड से वो आगे जाएगा उसे आपने कहा वेव वेलोसिटी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये जनरली लेते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब सोर्स यदि एक लोहे के टुकड़े को दूसरे लोहे के टुकड़े पर टकराएगा, आदमी कोई एक हाथ में लोहे का या अपने एक हैंड को दूसरे हैंड पे टकराए, क्लैप करे, तो क्लैप करने से क्या हुआ? एयर में डिस्टरबेंस जनरेट हुआ, और वो डिस्टरबेंस क्लैप के पास से बगल वाले एयर के मॉलिक्यूल, उसके बगल वाले मॉलिक्यूल, उसके बगल वाले मॉलिक्यूल होते होते आपके कानों तक पहुंचा। तो कितने देर में पहुंचेगा? तो 330 मीटर पे एक ही सेकंड में पहुंच जाएगा, 330 मीटर दूर। तो इसीलिए कोई आपके बगल में क्लैप करता है तो आपको तुरंत सुनाई दे देता है, क्योंकि कितनी स्पीड है, बहुत ज्यादा। और यदि बात करते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट, तो ये तो बहुत ज्यादा है। इन एयर और वैक्यूम लगभग एक ही जैसा होता है। ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी वेव है। अरे सर ये कैसे वेव हो गया? तो ये 12th में पढ़ेंगे। अभी तो पहले ये बताओ कि आप साउंड जो है उसे भी एनर्जी कहते हो, ये भी है एनर्जी। और लाइट जो है ये भी है एनर्जी। और ये मीडियम में प्रोपगेट्स करते हैं। साउंड एंड लाइट कैन प्रोपगेट्स, एक जगह से दूसरे जगह जाने को प्रोपगेट्स कह रहा हूं, इन मीडियम। दीज आर वेव्स। क्यों? क्योंकि मीडियम में जब ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये मीडियम के सारे पार्टिकल को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह थोड़े नहीं ले जा रहा है। तो ये दोनों वेव कहलाते हैं। अब मुझे बताइए,
यदि आकाश में क्लाउड्स है और यहां पर कहीं आपने देखा क्लाउड्स तो है, यहां कहीं देखा लाइटनिंग, जनरेट्स क्या क्या, लाइट एंड साउंड। और यहां आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, खड़े हैं मैन, तो यहां से दोनों चीजें आएंगी, लाइट भी और साउंड भी। तो आपको पहले कौन दिखता है, लाइटनिंग पहले दिखता है या साउंड पहले दिखता है? लाइट। उत्तर देता है। अच्छा, लाइटनिंग पहले क्यों दिखता है ये बताओ। सर क्योंकि वो फास्ट। हाँ, और साउंड क्या होता है, वो तो लाइट के रेस्पेक्ट में बड़ा धीरे आ रहा है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए लाइटनिंग पहले आप देखते हैं, चमक आती है लाइटनिंग की, वो समझो कि इंस्टेंट पे ही दिखते हैं, जैसे ही हुआ इवेंट दिख गया आपको लाइटनिंग, और साउंड उसके पीछे से आती है। सोचो ना, कई बार आप आसमान में प्लेन को जाते देखते हो, एरोप्लेन, और आप यहां हो ग्राउंड पे। जब आप यहां उसे देख रहे हो तो एक ही बार में तो प्लेन वहां गया नहीं, मान लो ऐसे बढ़ते जा रहा था प्लेन, तो क्या जहां देख रहे होते हो प्लेन, क्या साउंड वहीं से आते प्लेन की सुनाई देती है या किसी और जगह से सुनाई देती है साउंड आते? सर किसी और जगह से। कहां से? तो किस पीछे से। क्यों? क्योंकि साउंड जितनी देर में आप तक पहुंचा उतनी देर में एरोप्लेन आगे निकल गई, और एरोप्लेन को चूंकि लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, तो लाइट आप में तुरंत पहुंच जाता है, तो एरोप्लेन जहां है आपको वह तुरंत दिखता है। लेकिन साउंड जो वहां जनरेट होगा एरोप्लेन के चलने से, वो जब तक आपके कानों में आने वाली है तब तक एरोप्लेन अपना पोजीशन बदलकर और आगे चली गई होगी। क्या ये बात समझ में आता है, प्रैक्टिकली फील करते हो? यस सर। किसकी स्पीड ज्यादा है? लाइट की, और साउंड की है कम। तो इसीलिए जहां से साउंड आते आप सुनते हो एरोप्लेन की, वो एरोप्लेन दिखता है उससे आगे, क्योंकि दिखता तो इंस्टेंट पे है, क्योंकि लाइट की बहुत ज्यादा स्पीड है। तो सर आपने साउंड को वेव कैसे कह दिया? अच्छा सोचो, मैं जब बोलता हूं तो बोलने पर मैं एयर को डिस्टर्ब करता हूं, और एयर का वो जो डिस्टरबेंस, जैसे पानी में कोई कंकड़ गिरा, वैसे ही मैं बोलकर जीभ और ओठ को हिलाकर एयर को डिस्टर्ब कर देता हूं, और वो डिस्टरबेंस आपके कानों तक पहुंचता है, आप उसको सुन पाते हो। जिस पैटर्न में मैं डिस्टर्ब करता हूं वही पैटर्न आपके ईयर ड्रम को डिस्टर्ब करता है। यदि वो पैटर्न लॉजिकल वर्ड्स है तो वो आपको सुनाई देता है लॉजिकल वर्ड, यदि वो केवल क्लैप है तो क्लैप सुनते हो, यदि दो ऑब्जेक्ट के टकराने की आवाज है तो वो सुनते हो। तो सर इसका मतलब कि साउंड वेव में, वेव वो इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि मीडियम का एयर आपके मुंह से निकलेगा एयर और वही मेरे कानों में घुसेगा, ऐसा नहीं है। तो हाँ सही आपने सोचा, मुंह से के पास जो एयर डिस्टर्ब हुआ, हिला, जैसे पानी का सरफेस हिला कंकड़ गिरने से, वैसे एयर डिस्टर्ब हुआ,
और वो डिस्टरबेंस आपके कानों तक पहुंचा। अच्छा सर, यदि मैं आपके मुंह और अपने कान के बीच का एयर हटा दूं, तो जो आप बोलोगे क्या मैं सुन पाऊंगा? तो तुम खुद सोचो और सोच के बताओ तो, कि मैं बोल रहा हूं और आप सुनना चाहते हो और दोनों के बीच का एयर हटा दिया है, एयर है ही नहीं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पाएगी? नो सर, नो सर। तो इसका मतलब हो गया टू propagates sound wave presence of medium any medium, नहीं और बेहतर करने के लिए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी, इज नेसेसरी, hence it is called, hence sound wave is called मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव कहेंगे साउंड वेव को? मैकेनिकल वेव। सर ये मैकेनिकल मुझे याद कैसे रहेगा? अरे यार, जब आप कोई मशीन बनाते हो उसी में ना मैकेनिक्स अप्लाई करते हो, मैकेनिक्स के रूल अप्लाई करते हो, और मशीन के लिए ही तो ये मैकेनिक्स टर्म है। तो वो तो किसी मीडियम से ही बनाओगे, मटेरियल तो चाहिए ही। तो आप जिस वेव के चलने के लिए एयर चाहिए या वाटर चाहिए या कोई सॉलिड चाहिए, उस वेव को मतलब चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना ये वेव चल ही नहीं पाए, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। अच्छा मुझे ये बताइए कि वेव ऑन वाटर सरफेस, उसके लिए भी सरफेस मीडियम है ना, तभी तो चल पा रही है। वेव ऑन वाटर सरफेस इज ऑल्सो ए मैकेनिकल वेव। चलिए, आपके दिमाग में अब ये भी आ गया, वेव ऑन स्ट्रिंग इज ऑल्सो ए मैकेनिकल वेव। तो आपने ये सोचा कि वेव के चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो उन्हें हम मैकेनिकल वेव कहेंगे, और साउंड कैसा वेव है? मैकेनिकल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि सर क्या ऐसा भी कोई वेव होता है जो बिना मीडियम के भी रह सके? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ कि यहां पर है सन और यहां है अर्थ, तो क्या सन और अर्थ के बीच में क्या पानी भरा हुआ है नो सर। या कोई मीडियम मौजूद है? नो सर सर। वैक्यूम। हाँ, अभी अभी हमने ये देखा, अर्थ और सन के बीच में तो ना पानी है, ना सोना है, ना लोहा है।
सोचो। तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर मीडियम है? नो यहाँ सर। तो मीडियम नहीं है, नो मीडियम। लेकिन मुझे ये बताओ, सन से जो आप निकलता देख रहे हो लाइट, सन से लाइट निकल रही है या नहीं? यस सर। वो अर्थ तक आया या नहीं? सर यस आया। सर। लाइट को आते देखो। तो आप यहां दूसरा पॉइंट नोट करो इस चित्र के साथ। इस चित्र के साथ क्या नोट करो, स्टार मार्क देके इस चित्र के साथ क्या नोट करो, वो मैं नोट करवा रहा हूं कि टू प्रोपगेट लाइट, प्रोपगेट माने एक जगह से दूसरे जगह जाना। प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस इज नॉट नेसेसरी, hence light is called non-mechanical, non-mechanical wave, called non-mechanical wave। और सर क्यों? अरे यार, आपके जैसे दो दो नाम होते हैं, घर में गुल्लू पुल्लू कुछ भी बुलाते हैं, स्कूल का अलग, कई कई के तीन तीन नाम होते हैं, मामा गांव में अलग, गांव में अलग, स्कूल में अलग। तो उसी तरह फिजिक्स में भी ये नाम रखने की बड़ी अच्छी परंपरा है, पता नहीं क्यों। इसका दूसरा नाम कहा जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। और सर ये गलत बात, तीसरा नाम भी लिखवाओगे, ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ई ले लिया, इलेक्ट्रो का ई, मैग्नेटिक का एम, ईएम वेव। तो आपने क्या देखा कि लाइट एक ऐसा वेव है जिसमें मीडियम नेसेसरी नहीं है, मीडियम हो तो भी ठीक। कांच में से गुजरता है लाइट रे, ग्लास से उधर से इधर, पानी के भीतर जाता है लाइट रे, इसका मतलब मीडियम में भी रह सकता है, और मीडियम ना भी हो तब भी रह सकता है। तो मीडियम का होना नेसेसरी नहीं है। तो यहां इन सब के ऊपर चाहो तो ये हेडिंग दे सकते हो, या अलग से पेज पे लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव। ऑफ वेव the wave has two types. Wave has two types. First,
मैकेनिकल, एग्जाम्पल साउंड, सेकेंड नॉन मैकेनिकल, एग्जाम्पल लाइट। आप ये नोट कर लें। एक तो हो गया मैकेनिकल और एक हो गया नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल के नीचे ही लिख दीजिएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट उसमें करता है, मीडियम तो होता नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। लाइट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन के आसपास या चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो दो तरह के वेव हो गए। किसके बेसिस पे? मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। मौसम आज का बहुत अच्छा है और आजकल हम लोग 21वीं सदी 22वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, 22nd सेंचुरी। और आज 22nd सेंचुरी के किसी इवनिंग में आपका मन किया कि आज तो जाता हूं मून पे और वहां गिटार बजाऊंगा। विचार तो बड़े अच्छे हैं। एलन मस्क लगा हुआ है तो मार्स तक जाने के चक्कर में है। चलो, वो मार्स तक जाएगा तो आप कौन सा उससे पीछे है, मून तक तो हो ही आएंगे घूम के। तो मून पे जाने के मूड में है, आपने गिटार भी ले लिया, स्पेसशिप एक हायर की, जैसे लोग प्राइवेट जेट लेते हैं वैसे प्राइवेट स्पेसशिप आपने हायर की और चल दिए मून की तरफ। एक दोस्त भी साथ में ले लिया, भाई यार बिना फ्रेंड के मजा कैसे है। तो आप कहां पर मौजूद हैं? ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये है ए और ये गाना गा रहा है, गिटार विटार नहीं लेके गया ऐसे। और ये है बी, ये है लिसनर। ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या तारीफ करेगा गाना सुन के? नो। सर सुनाइए देखे। हाँ, बट नो साउंड। क्यों? सर क्योंकि Since वैक्यूम है। सर नो वैक्यूम इज प्रेजेंट। हाँ, मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है भाई। तो नो एटमॉस्फेयर, इट मीन्स नो मीडियम। साउंड कैन नॉट प्रोपगेट। तो साउंड जो है, अब ये नहीं जा पाया एक जगह से दूसरी जगह, तो भले ही वो गा रहा है, उसे लग रहा है कि वो गा रहा है, लेकिन ये लिसनर जो है नहीं सुन पाया। बड़ा दुख हुआ कि मून तक आया गाना सुनने और ये तो जो है मैं तो कुछ सुन ही नहीं पा रहा। दुखी हो गया।
क्यों दुखी हो गया? क्योंकि यार वहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं। सर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? भाई वो तो अलग से सोचूंगा, लेकिन अभी नहीं है तो वो गाना नहीं सुन पाया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जो हम लोगों ने देखा धागा, तो जहां से शुरू हुआ डिस्टरबेंस, तो क्या आपको लगता है कि यहां से यहां तक 1 साइकिल कंप्लीट हो गया? डिस्टरबेंस जो मीडियम में दिख रहा है वो सभी तरह के यहां मौजूद है, उसके बाद ये रिपीट हुआ, यहां से यहां अनदर साइकिल, अनदर 1 साइकिल। देखो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, या ऊपर जाएगा थोड़ा, या ऊपर जाएगा ज्यादा, या ऊपर जाएगा बहुत ज्यादा, फिर नीचे जाएगा या थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा, फिर वापस। तो इसमें सारे तरह के ऑसिलेशन का कॉपी मौजूद है, सारे तरह के डिस्प्लेसमेंट का कॉपी मौजूद है। इन्हें आपने कह दिया एक साइकिल। और एक साइकिल में जो लेंथ हुआ ना, इसे आप कह देते हो वेव लेंथ। ये 1 साइकिल कंप्लीट का जो लेंथ है, और इसके लिए सिंबल लेते हो, ये ऐसे लाइन खींचते हो, एक टेढ़ा हल्का सा टिल्टेड और दूसरा टिल्टेड लाइन छोटा सा अटैच करते हो, और इसे पढ़ते हैं लैम्डा। ये थीटा का भाई। सर मैं तो थीटा को भी नहीं जानता, अल्फा बीटा को कैसे जानोगे? गामा को कैसे जानोगे? ओम को कैसे जानोगे? ईटा और फाई को भी नहीं जानोगे, साई को भी नहीं जानोगे। ये सारे भाई हैं, इसी परिवार का सदस्य है ये लैम्डा भी। तो इनसे धीरे धीरे आपकी परिचय होगी। तो लैम्डा कहीं लिखा है, उसको क्या पढ़ेंगे? वेवलेंथ। लैम्डा पढ़ेंगे, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ को। अब ध्यान से देखिए कि वेव जा रहा था v स्पीड से डिस्टरबेंस आगे, ये है वेव वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ डिस्टरबेंस इन मीडियम, इन मीडियम। और आप तो जानते थे कि एक ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है, ये ऊपर नीचे, फिर नीचे आया होगा पॉइंट, फिर ऊपर। एक टाइम पीरियड में ये जो मूव करेगा तो v इंटू टी, ये लेमडा किसके बराबर हो गया? v इंटू टी। लेमडा इंटू 1/t ये किसके बराबर? v। तो लेमडा इंटू एफ, क्योंकि 1/t को f कहते हैं, ये हो गया v। तो ये इकलौता फॉर्मूला है जिसपे अगले टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। v इक्वल्स टू एफ लेमडा। कैसे याद रखते हैं? v इक्वल्स टू एफ लेमडा। इस रिलेशन पे अगले टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। v इक्वल्स टू एफ लेमडा एक रिलेशन हुआ, जिसमें f क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ध्यान दीजिएगा v क्या है? वेलोसिटी। एक पॉइंट देखिएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन property of medium, do not depends। velocity किसका? velocity of wave depends, do not depends on source। सोचो ना, ये है राम ए, यहां पर है एक डॉग, यहां पर है एक बर्ड, ये डॉग, यहां पर है एक मैन,
इनमें किसी से भी साउंड जनरेट हो, साउंड का स्पीड कितना होगा, एक जैसा। सोर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सभी सोर्स से जो साउंड जनरेट हुआ उसका स्पीड होता है ये 330 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखिएगा, लेकिन मीडियम बदलने से बदलता है। फॉर साउंड वेलोसिटी इन एयर ये सबसे कम होता है, वेलोसिटी वाटर में उससे ज्यादा होगा, और वेलोसिटी जो होगा वैक्यूम ये सॉलिड में वो उससे भी ज्यादा होगा। साउंड के लिए ऐसा होता है। जबकि ध्यान देखिएगा, फॉर लाइट, लाइट में सबसे ज्यादा स्पीड होता है इन वैक्यूम, उससे कम स्पीड होता है गैस, उससे कम स्पीड होता है लिक्विड, उससे कम स्पीड होता है सॉलिड। अरे सर, ये तो लाइट और साउंड एक दूसरे के उल्टा दिख रहे हैं। हमने क्या कहा, मीडियम पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा। मीडियम, सर मैं ये नहीं समझ पाया, देखिएगा। फॉर साउंड, क्योंकि हमें तो यही पढ़ना है, वेलोसिटी एयर में जितना है उससे ज्यादा होता है वेलोसिटी लिक्विड में, ये गैस समझ लो, उससे ज्यादा लिक्विड में, और लिक्विड से भी ज्यादा सॉलिड में होता है वेलोसिटी। जबकि फॉर ये साउंड वेव, फॉर लाइट वेव, वेलोसिटी जो होगा वैक्यूम में सबसे ज्यादा, वेलोसिटी उसके बाद होगा गैस में, उससे भी कम होगा लिक्विड में, और उससे भी कम होता है सॉलिड में। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए, कोशिश करिए याद रहे। सर वैक्यूम में क्यों यहां नहीं लिख रहे आप, बताइए, वैक्यूम में यह साउंड रहेगा? नो सर। नो सर। वैक्यूम वाला स्पीड तो 0 होता है, उससे ज्यादा एयर, उससे ज्यादा लिक्विड, उससे ज्यादा सॉलिड। वैक्यूम में नो साउंड रहेगा ही नहीं, तो 0 कहना बेकार है। लेकिन फिर भी 0 कह रहे हैं मतलब साउंड नहीं चल पाया। जबकि लाइट में एकदम अपोजिट है, अपोजिट टू साउंड। क्या मैं मान के चलूं, यहां तक का आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आया आप सबके? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ये रिकॉर्डिंग होगा तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और नहीं तो आपने कॉपी पे अभी लिख ही लिया है। इनमें कोई डाउट रहे तो अगले टर्न पे आप मुझसे पूछेंगे, और अगले टर्न पे मैं फिर इसका जो थोड़ा और डिटेल हम लोग देखते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।